हुआ? चलो करो, ये एग्जाम्पल लिखो। अरे बंद कर, एग्जाम्पल लिख। देख, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं उसके पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, मेरे भाई 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, बोले तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। और 4 के लिए क्या बोलेंगे? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सर? यस, एन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। बेटा ये ऑक्सीजन अलग है क्या? C2H5 डिफरेंट है क्या? CH3 डिफरेंट है क्या? और आप ये भी तो जानते हैं कि लोन पेयर भी ग्रुप्स में कंसीडर किया जा सकता है, जीआई में तो खूब करा था मैंने। तो ये भी अलग है, तो कितने? चारों डिफरेंट है क्या? तो क्या यह S जो है वह कायरल सेंटर है क्या? स्टेरिक मार्क से लिखूंगा क्या? तो ये S हमारा क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया, लिख ले। हाँ, स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं ना। चलो ये तो खत्म हो गई। अब लिख ले बेटा तू कायरल कार्बन लिख ले। अब देखो ये एटम था, जनरल टर्म था बेटा, एटम या सेंटर जनरल टर्म के लिए था। अब यहाँ पे स्पेशल क्या यूज करेंगे हम? हमेशा कार्बन यूज करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इज नोन एज sp3, नोन एज कायरल कार्बन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियो कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टीरियो कार्बन। वहां पे किसी अभी जो पहले पढ़ा था कायरल सेंटर के लिए, एटम के लिए, वो जनरल कंसेप्ट था, किसी भी एटम के लिए मान्य था। लेकिन अगर वह एटम कार्बन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। क्योंकि इसलिए कायरल कार्बन पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश समय कायरल कार्बन ही मिलेंगे। क्या ये जो कार्बन दिख रहा है, क्या ये कायरल कार्बन है क्या? यस, लिख देना। कायरल कार्बन, कभी कभी इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिसिटी नहीं है ना बेटा इसमें, लैक ऑफ सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी आएगी ही नहीं। है ना? बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर हो जाए तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। आप मेरी बातों को सुनिए, है ना। लोगों का ये कहना है कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर आ जाए तो वह कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल अलग अलग बातें हैं ना बेटा। कायरल मॉलिक्यूल बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कायरल सेंटर अगर उस कंपाउंड में है तो जरूरी नहीं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यस, मैं क्या बोला? कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो यह जरूरी नहीं कि वह ऑप्टिकली एक्टिव हो, लेकिन अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल सेंटर है, तो पक्का और पक्का वह कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
A compound having single chiral center is definitely optically active. सिंगल कायरल सेंटर बोले तो इस कंपाउंड में अभी जस्ट एस वाला कंपाउंड देखे थे क्या, एक ही कायरल सेंटर था, है ना। तो वैसे वैसे कंपाउंड में तो बहुत सारे कायरल सेंटर हो सकते हैं ना। तो एक से ज्यादा हो तो बेटा ये गारंटी नहीं है कि कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर हो तो वह पक्का और पक्का क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। A compound having multiple chiral center may or may not be optically active. May or may not be optically active. तो अब जाकर के कुछ सीन क्लियर हुआ होगा। सर कायरल का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, कायरल कंपाउंड का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल से कायरल सेंटर का भी सेंस आ सकता है, कायरल कार्बन का सेंस आ सकता है, कायरल मोलेक्यूल का सेंस आ सकता है। हाँ, कायरल मोलेक्यूल बोले तो कायरल ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर्स हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी कंपाउंड में सिंगल कायरल सेंटर हो तो वह पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह केस चला जाएगा पीओएस और सीओएस देख के बताओ। दरअसल बात यह है कि अगर सिंगल कायरल सेंटर होगा ना बेटा उस कंपाउंड में तो पक्का पीओएस नहीं मिलेगा, पक्का सीओएस नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैंने एक कंपाउंड लिखा था ना, ये एग्जांपल था ना बेटा। अब तुम इसको कहीं किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से आप पीओएस निकाल सकते हो क्या? पीओएस निकालोगे क्या? नहीं मिलेगा यार पीओएस। सीओएस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और अगर पीओएस नहीं मिला, सीओएस नहीं मिला तो काम खराब हो गया यार। क्या हो गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, है ना। तो ये जो सिंगल में पक्का पीओएस सीओएस नहीं मिलता, लेकिन एक से अगर ज्यादा कायरल सेंटर हो तो कभी कभी पीओएस मिल जाता है या सीओएस मिल जाता है। तो उस केस में हम नहीं बोल सकते गारंटी, हमें देखना पड़ेगा कंपाउंड को। लेकिन अगर सिंगल कायरल है तो बिना देखे, बिना पीओएस सीओएस चेक किए हुए आप बोल दोगे कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊं आपको, आप चुनोगे कि कितने कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में। बड़ा आसान सा है। शुरू से शुरू हुआ कि वहीं से शुरू हुआ? वहीं से शुरू हुआ। तो शुरू से शुरू करना था ना। नहीं बैठे रहो ना, शुरू से शुरू नहीं करना। चलो भाई ये बताओ क्या कायरल कार्बन है क्या इसमें? अरे भाई कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के लिए दो कंडीशन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो क्या यहां पे कोई कायरल कार्बन है क्या? जीरो। कायरल सेंटर जीरो। सर यहां पर कोई कायरल कार्बन है क्या? यहां पर कौन सा? अगर मैं नंबरिंग कर दूं बेटा आप बताना मुझे, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, बताइए 1 नंबर है क्या? बच्चा कह रहा है 1 नंबर, क्या माना जाए इस बात को सही? चलो बच्चा बोल रहा है 1 नंबर और 5 नंबर। यस, ये दोनों कायरल है। कैसे? चलिए सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए जरा सा, क्या है? sp3 है क्या? सर ना भूलो इससे क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा क्या? तो ये अब देख जरा सा, यहां से CH3 एक डिफरेंट ग्रुप्स, यहां से ये यहां और यहां आकर बदल जा रहा है। या इधर राइट साइड वाला में थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर सेकंड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब कि इधर एक डिफरेंट हिस्सा है, इधर एक डिफरेंट हिस्सा है। तो सर CH3 एक अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, दो अलग हो गए, ये अलग और ये अलग। मतलब कि इस सेंटर पे कायरलिटी जनरेट हो गई।
तो ये कायरल हो गया। और वेरी सिमिलर टू दिस, ये भी, यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक ये वाला पोर्शन जो अलग है और एक ये वाला पोर्शन जो अपने आप में अलग है। हाँ जी, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर हो गई। मतलब कि कायरल कार्बन कितने हो गए, 2। और हर कायरल कार्बन कायरल एटम भी होता है क्या, यस। लेकिन क्या हर कायरल एटम कायरल कार्बन हो सकता है क्या, नो। तो 0 लिख दिया, सॉरी, 2 होगा बेटा। चलो इसमें आ जाओ, चलो यहां से शुरू करते हैं। क्या ये कायरल है क्या, अरे कायरल है क्या, यस सर। ये कायरल है क्या, ये कायरल है क्या, है, हाँ। ये कायरल है क्या सर, यहां से H एक अलग, एक ये रिंग वाला, एक इधर अलग डिफरेंट है सर, और एक ये वाला, हाँ सर अलग है, कायरल है सर। ये कायरल है क्या, नहीं, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन लग गए हैं, ये कायरल होगा, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, नहीं है रे, कैसे है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है क्या, यस। ये कायरल 2 हाइड्रोजन लग गया, नहीं है। ये कायरल सर sp3 होना चाहिए, नहीं है, sp2 है ये। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि है। कितने कायरल आ गए बेटा, 5। कायरल कार्बन 5 और कायरल सेंटर भी 5 हमारे। ये बताइए बेटा, कायरल कार्बन है क्या इसमें, इसमें कायरल कार्बन है क्या, कोई नहीं है, अच्छा। इसमें बताओ कायरल कार्बन है क्या कोई, अरे भाई कोई कायरल कार्बन है क्या, नहीं। लेकिन हाँ कायरल सेंटर है बेटा, ये कौन सा, S, ना भूला जाए एक लोन पेयर है इस पे, है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो कायरल सेंटर 1 हो गया। ये बताइए 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल में कितने कायरल कार्बन और कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल कार्बन होगा सर। कैसे बनाएंगे इसको, तो बेटा इसका स्ट्रक्चर खींच लो ना। पेंटेनॉल बोले तो 5 कार्बन की चेन होगी क्या, 3 2 5। थर्ड नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, थर्ड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, चलेगा क्या, और 2 नंबर पे ऑल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन है यार, हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। क्या ये कार्बन कायरल हो सकता है क्या, तीनों हाइड्रोजन है सर, नहीं हो सकता। ये कायरल कार्बन हो सकता है क्या, यस सर, OH मिथाइल H और ये पूरा बल्कि ग्रुप, यस। ये कायरल कार्बन है क्या, यस सर, 2 आंसर हो जाएगा। कायरल कार्बन 2 और कायरल एटम भी 2। आप लिख लो फटाफट। आ जाए तीसरा में, चलो बताओ, वही तो क्या बोल रहे थे, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, हाँ ये वाली, यस यस। ये वाली भी कायरल होगी यार, बहुत बढ़िया। तो ये तो देखने का बात है, आप इसका मतलब है कि आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो थोड़ी सी ध्यान से देखना होगा, है ना। देखो किसी ने नहीं देखा बेटा, वो बच्चा ने देखा, जबकि ये कायरल है, क्लियरली कायरल है ना। ये अलग, ये अलग, ये अलग, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो अपने आप में अलग। अब आप हेडिंग पुट कीजिए, कायरल मोलिक्यूल या कायरल कंपाउंड। इंपॉर्टेंस का नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसी रूप में लिखे हुए। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं लिख करके लिख दिया कायरल कंपाउंड। अब बच्चे नहीं जानते रहेंगे तो कायरल, एक तो ऐसे ही नाम थोड़ा सा अजीब है ना। तो आपको कायरल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो पूछे, कायरल वगैरह पूछ लिए, लेकिन बहुत आसान सा कंसेप्ट है, जान जाना। कहां से इसका कनेक्शन है, चलिए हेडिंग करिए, कायरल कंपाउंड या मोलेक्यूल।
कायरल कंपाउंड या मोलेक्यूल। सबसे पहली लाइन आप क्या लिखोगे कायरल कंपाउंड की? कायरल कंपाउंड या मोलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हाँ या ना? सबसे पहली लाइन यही है यार, कायरल कंपाउंड या मोलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब मैं ये कायरल के आगे ए लगा दूं बेटा, निगेटिव प्रीफिक्स है। अकायरल कंपाउंड मीन्स ऑप्टिकली क्या होगा बेटा? ये इनएक्टिव। कायरल कंपाउंड बोला जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अकायरल कंपाउंड बोला जाए इसका मतलब हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। Chirality of carbon is different from chirality of molecule। कार्बन की कायरलिटी मोलिक्यूल के कायरलिटी से अलग बातें हैं। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड को बोला जा रहा है कि वो कायरल है तो पक्का और पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर इज कायरल कंपाउंड। क्या चलेगा ये लाइन? कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर इज कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल कायरल सेंटर है तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या लिखा गया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर आर नॉट गारंटीड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल सेंटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये गारंटी नहीं हो सकता कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, एक रहा तब तो गारंटी है, लेकिन एक से ज्यादा रहा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालेंगे बेटा? पीओएस और सीओएस को सर्च आउट करके, उसको पता करके निकालेंगे। अगर पीओएस सीओएस एब्सेंट रहा मॉलिक्यूल में तो वह कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पीपीएल को रोटेट करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं बेटा? पीपीएल को रोटेट करते हैं।
अब जैसे मैं इसी कंपाउंड को ले लूं, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। सर पीओएस यूएससी चेक करूंगा मैं, पीओएस बताओ है क्या? अरे पीओएस है क्या? सीओएस है क्या? नहीं। अगर दोनों नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? सिंगल कायरल सेंटर भी है क्या? नहीं है। तो ये कंपाउंड बिना कायरल सेंटर के भी ऑप्टिकली एक्टिव है। देख रहे हैं ना? तो कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल सेंटर का नहीं होना ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव होने की गारंटी नहीं है। लेकिन अब मैं क्यों प्रेस कर रहा हूं? अगर मैं इतना प्रेस करके नहीं पढ़ाता तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती कि कायरल बोले तो ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल सेंटर बोले तो ऑप्टिकल एक्टिव। नहीं, गलत बात। हाँ, किसी कंपाउंड में सिंगल कायरल सेंटर है तब वो ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन कायरल सेंटर्स हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस के मेरिट पे डिपेंड कर जाएगा, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर जाएगा कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे है। इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, आर नॉट गारंटीड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलेगा? ये गारंटी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव होने का। तो ये तो कायरल कंपाउंड के बारे में हो गया। हम सिंपल समझ गए हैं कि कायरल कंपाउंड बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और एकायरल कंपाउंड बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। हाँ, कल से आपकी मैथ्स की भी क्लास लगेगी इस टाइम में, ठीक है? बायो भी स्टार्ट हो जाएगा ना कल से। तो कल से मैथ्स बायो जैसे पहले चलता था एज इट इज वैसे ही टाइम हो गई। और आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियर होकर पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी सिस्टम ही बंद रहेगा 2-4 दिन के लिए। 9-10 शायद बंद रहेगा। हाँ, तो 9-10 8 से शायद ही बंद रह जाए, है ना? क्योंकि सर का तो कहना है कि 6 को ही चलना है, तो 6 को जाना है ना? तो हम तो बोले कि सर ऐसा है कि अगर हम जाते हैं तो फिर मतलब कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है ना? इसलिए आप हमको छोड़ ही दीजिए। सामाजिक लोग हैं कौन कौन? मैथ वाले सर, क्या निवास सर, वो सामाजिक लोग हैं, उनको लेके जाइए, है ना? तो निवास सर बोले हाँ हम तो जाएंगे, है ना? तो निवास सर 6 को जाएंगे, 6 या 7 को। क्या अकेले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? अब मुझे शादी वगैरह में बड़ा बोरिंग चीज़ है यार, मतलब कि, है ना? नहीं, आप शादी में हिस्सा लेके देखो, आनंद लेके। हैं क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है शिवम? चलो हेडिंग करो, प्रोकायरल कार्बन। तुम अभी भी तुमको हंसने पे अपना कंट्रोल नहीं हुआ रही, है ना? तो अब मुझे बड़ा बोरियत फील होता है यार, बड़ा बोर्डम है। शादी वगैरह का जो फंक्शन है ना, बड़ा बोर्डम है ना? स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधा सपाट होनी चाहिए। अब वे लोग बड़े दिन से 8 दिन से वो गाना गाएंगे लोग, पता नहीं किस, है ना? तो होता क्या था ना, पहले के ज़माने से आ रहा है ना? अब तो हो गया, अब एक स्टैंडर्ड के बाद जाओगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले के ज़माने में इंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, एंटरटेनमेंट था नहीं, तो लोग क्या करें? अब शादी है तो भाई खुश तो होना पड़ेगा, तो गाना गा रहे, जिसको जो मन कर रहा है रुदाली कर रहा है उधर बैठ के, है ना? तो लोग गाना गाते थे, वो इंटरटेनमेंट का साधन था।
है ना, सर का हॉस्टल चलता है ना घर पे, है ना, तो सर के पाप शिव सर है ना, तो शिव सर बोले कि सर आप आइएगा ना, बच्चा बिगड़ जाएगा सर। है ना? तो हम बच्चा सबके पास रहते हैं तो सर खड़ा रहते हैं बगल में कि ये बच्चा बिगाड़ेगा। लिखो प्रोकायरल कार्बन का, लिखो। होता क्या है बेटा, कायरल से थोड़ा सा अलग है ना। प्रोकायरल क्या है जरा सा ये सुन। कार्बन की बात चल रही है तो कार्बन बेटा ए लगा, बी लगा, सी लगा, डी लगा, डी लगा, ई लगा, तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया क्या। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसमें से ये भी ए और ये भी ए और बाकी अलग अलग रहे, ठीक है, तो इस अगर चारों डिफरेंट है तो कायरल, चारों में से कोई दो एक जैसा है तो इसको लोगों ने डिफाइन कर दिया प्रोकायरल। और डिफिनीशन तो रटे जाते हैं बेटा, डिफिनीशन तो रटे जाते हैं। दुनिया वालों ने ऐसे सीन को क्या बोला, प्रोकायरल बोला, तो अपन भी आज से ऐसे सीन को क्या बोलेगा, प्रोकायरल बोलेगा, ठीक है। तो अब डिफिनीशन लिख लो। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। अब डिफिनीशन लिखो, an sp3 hybridized carbon, an sp3 hybridized carbon an sp3 hybridized carbon which is attached with four groups, which is attached with four groups, an sp3 hybridized carbon, an sp3 hybridized carbon which is attached with four groups, which is attached with four groups, out of which two groups are same, out of which two groups are same such that बेटा अगर मैं जरा सुन, फिर से मैं लिख रहा हूं इसको, ए बी डी ई, ये ए होगा, चार में दो सेम है क्या बेटा, तो टोटल इस कार्बन पे कितने डिफरेंट ग्रुप हुए, तीन, ये एक अलग, ये एक अलग, ये तो सेम ही है, तो इन टोटलिटी कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हैविंग 3 डिफरेंट ग्रुप्स आर नोन एज प्रोकायरल सेंटर, चलेगा, है ना। तो लिखे क्या लिखा, such that in totality 3 in totality there are 3 different groups, in totality there are 3 different groups, in totality there are 3 different groups, in totality there are 3 different groups। तो प्रोकायरल कार्बन हो गया बेटा। चलो इसका एग्जांपल लिख लो, तो क्या ये सेंटर बेटा sp3 है क्या, है ना, और कुल मिलाकर के कितने इस सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोकायरल कार्बन। सर क्या इसका रियल में कोई एग्जांपल मिलता है क्या, चलो देखते हैं। ऐसा कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोकायरल कार्बन की, तो क्या आप बता पाओगे, नंबर ऑफ प्रोकायरल कार्बन, क्या ये बताओ बेटा, ये प्रोकायरल है क्या, ये प्रोकायरल है क्या, अरे 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 CH3H 2 डिफरेंट और ये सेम, इन टोटलिटी पूर्ण रूप पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं क्या, तो ये भी हमारा प्रोकायरल है। यस, अगर मैं प्रोकायरल को हैश से लिख दूं तो ये प्रोकायरल है, ये प्रोकायरल है क्या सर, एक हाइड्रोजन एक इधर डिफरेंट एक इधर डिफरेंट, टोटल इन टोटलिटी देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी हमारा प्रोकायरल है, ये भी होगा पक्का। चलिए
ये होगा कि नहीं होगा? खूब ध्यान से, नहीं होगा। अच्छा, कैसे होगा बेटा? ये बिल्कुल सेम आ जाएगा ना, जितना दूर ये उतना ही दूर ये, और यहाँ हाइड्रोजन भी सेम, और ये भी और ये भी पार्ट सेम। तो इन टोटलिटी देयर आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो प्रोकाइरल नहीं बोलेंगे, 3 डिफरेंट ग्रुप्स होगा उस पे। हाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर और सिमिलर, मतलब ये कितने प्रोकाइरल हो जाएंगे? प्रोकाइरल कौन वो भी है बेटा? ये वाली बोल रहे हो, है ना? तो ये हमारी प्रोकाइरल हो गया। लेकिन हाँ, काइरल को बेटा एस्टेरिक मार्क से दिखाते हैं, लेकिन प्रोकाइरल को मैंने ये हैश मार्क से दिखाया, ये मैं अपने से लिखा हूं, ठीक है ना? बुक या कहीं भी कन्वेंशन ऐसा नहीं है कि आप प्रोकाइरल को ऐसे दिखाओगे। हमें तो बेटा लकीर का फकीर होना है, सिलेबस में जो दो दे दिया है ना उसे पढ़ जाने हैं पूरा। सूडो कायरल कार्बन, सूडो बोले तो झूठा, सूडो बोले तो झूठा, ढोंग करने वाला, है ना? कायरल होगा नहीं, लेकिन ये कायरल होने का ढोंग करेगा। तो पहले डिफिनीशन लिखा जाए सर, कैसे इसको डिफाइन किया गया। डिफिनीशन तो रटे जाते हैं, और डिफिनीशन जो कह दिया उसी को मान करके उसका नाम दे दी जाती है। तो सूडो कायरल, कैसे कार्बन को सूडो कायरल कार्बन बोला गया? तो लिखिए एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन an sp3 hybridized carbon attached with 4 groups, an sp3 hybridized carbon attached with 4 groups such that changing the configuration, such that इस प्रकार की, such that changing the configuration of any one group, changing the configuration of any one group attached, changing the configuration of any one group attached, comma changes the carbon from chiral to achiral, और achiral to chiral। आप लिखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको फीड कर दूंगा बेटा, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको।
ये आपको दो कंपाउंड दिख रहा है बेटा, दिस वन इज वन एंड दिस वन इज अनदर। सर कायरल या प्रोकायरल होने के लिए एक सबसे पहले जो जरूरी शर्त है क्या, sp3 होनी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। तो कहां पे आपको दिख रहा है सर, क्या ये सेंटर कायरल हो सकता है? डिफिनीशन क्या कहा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो यहां पे एक सेंटर है बेटा, ये sp3 है क्या, sp3 है सर। यहां पे क्या क्या लगा हुआ है, Cl और H, ये क्या है सर, सेम है क्या, सेम है? नहीं यार, आप बुद्धि की आंखें खोलिए, कब तक ठेला वालों की आंखें लेके चलिएगा, उसको सिर्फ रोड दिखता है, आपको रोड के पीछे का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। बेटा ऐसे कंपाउंड क्या डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ सर, अगर ये GI शो करेगा क्या, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए तब अपन बोलेगा कि हाँ सर ये दोनों सेम है, अदरवाइज नो। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे क्या सर, GI शो कर रहा है, यस GI शो कर रहा है, कौन सा होगा, इसकी 1 ये 2 ये 1 ये 2, क्या होगा बेटा इस सेंटर पे, अरे बोल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, E, और यहां पे आ जाए N 2 1 2, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड Z। तो सर यहां पे Cl भी डिफरेंट, H भी डिफरेंट, ये वाली ग्रुप भी डिफरेंट, ये वाली ग्रुप भी डिफरेंट, क्या हो गया सर, ये कायरल सेंटर हो गया क्या, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोलेगा क्या? चलो ठीक है सर। अब मैंने क्या किया कि किसी ये जो कायरल कार्बन था इसके कहीं पर एक जगह मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ओके, जैसे यहां पर देखो ये CH3 ऊपर था, अब दूसरे कंपाउंड में CH3 नीचे कर दिया, H ऊपर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Z से E बदल जाएगा, और ये भी तो कुछ नहीं बदला, तो ये तो E का ही रहेगा। सर ये कार्बन अब sp3 का तो sp3 है, लेकिन यह कायरल है क्या, प्रोकायरल नहीं, कायरल नहीं है तो अकायरल है बेटा, जो कायरल नहीं है वह अकायरल है, तो ये हमारी क्या है, अकायरल है। ठीक है, अब ये बताओ, मतलब कि ऐसा मैं सोचूं कि बेटा यहां पर ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, यहां से POS COS मिलेगा क्या, अरे सारे ग्रुप अलग है, देखना यहां पे C A हो, B D और E, क्या यहां पे POS COS मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यह ऑप्टिकली एक्टिव है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव को कायरल बोल सकते हैं क्या, बोल हाँ या ना। तो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्या, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्या, एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या, तो इसको कायरल बोल सकते हैं क्या, तो ये हमारा कायरल है। कायरल बोले तो जस्ट सिंपल ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल बोले तो सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये सर ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पे आ जाओ, ये बेटा ऐसे अब हो गया, अब बोल क्या यहां पे POS मिल जाएगा क्या, POS मिल जाएगा, अरे यार ऐसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब बेटा ये है कि ये E है और ये E है, ये कार्बन है, ये B है और ये A है, ये ऐसे काटेगा अपन, E आधा आधा, कार्बन आधा आधा, इधर E आधा आधा, मिलेगा क्या, नहीं रे, किसके माध्यम से काटना होगा, इसके माध्यम से काटो, ये आधा आधा, ये आधा आधा, कार्बन आधा आधा, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो इस प्लेन के अबाउट हमें सिमेट्री मिल रही है क्या, अरे देखना क्या तुम लोग के माथा में चूहा घुस गया है, यही sp3 होता है ना। तो ये वाली जो है डिफरेंट और डिफरेंट 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 को काटते चले जाओ, इधर तो सेम है, तो यहां इधर से काटेंगे तो POS नहीं मिलेगा क्या, यस, तो यही वाली ग्रुप है ना, ये वाली दो सेम है बाकी दो डिफरेंट है,
तो दो डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज तो पीओएस मिल जाता है क्या? तो यहां पर हमें पीओएस मिल जाएगा, और पीओएस मिल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या बोलते हैं? अकाइरल बोलते हैं। तो ये काइरल से एकाइरल बदल रहा है कैसे? कहीं एक पोजीशन पे अपन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे रहे हैं। काइरल से एकाइरल बदल जा रहा है कब? किसी एक पोजीशन पर हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ये था हमारा काइरल। अगर कहीं भी एक जगह पे मैं चेंज कर दूंगा तो वह एक काइरल में बदल जाएगा। ये यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव था, कहीं भी एक जगह भी चेंज कर दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बदल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सेंटर को बोलते हैं बेटा सूडो काइरल कार्बन। समझ में आया? डिफाइंड टर्म है। सर क्यों सूडो काइरल? ये तो काइरल है। हाँ बेटा काइरल है, लेकिन इसके साथ एक खास कंडीशन जुड़ा हुआ है कि कहीं भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दी जाए तो वह किस में बदल जाएगा? एक आयरल में बदल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे कहीं भी थोड़ी सी चेंज कर दिया कॉन्फ़िगरेशन और वह एक आयरल में बदल जाए या एक आयरल कायरल में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सूडो कायरल बोलते हैं। लिख लो। आया नहीं आया? सर ये क्या हो रहा है सर? यहां पे कायरल से एक आयरल में बदल जा रहा है। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे। और अगर ये एक आयरल में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी जाए तो कहां बदल जाएगा ये? हाँ कायरल में बदल जाएगा। तो जहां पर ये घटना घटे ना उस सेंटर को बोलते हैं बेटा क्या? सूडो कायरल। मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन हमारा क्या है? सूडो कायरल है, सूडो कायरल है। आप लिख लीजिए। (1992) में आईटी क्वेश्चन पूछा बेटा, है ना? और उसमें उसने दिया था कायरल सेंटर काउंट करने का, और उसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, कौन सा? ये वाला दे रखा था। और बच्चे ने दे रखा अच्छा ये तो कायरल है नहीं, ये कायरल सेंटर है क्या? लेकिन उसने दे रखा था। और जब अपने आंसर मैनुअल निकाला उन्होंने, अपनी आंसरिंग की, तो उसमें ऐसे सेंटर को भी कायरल सेंटर में काउंट किया था। तब से एक प्रचलन चल गई, एक चलन आ गया कि अगर सूडो कायरल को किस में काउंट करेंगे? कायरल कार्बन में। सूडो कायरल को भी किस में काउंट करेंगे बेटा? कायरल कार्बन में। तो लिख ले इस बात को एक लाइन। सूडो कायरल कार्बन is also counted as कायरल कार्बन। रेफरेंस क्या है बेटा? आईटी का आंसर मैनुअल 1992। कोई बुक ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन हमारे लिए सर्वे सर्वा क्या है? आईटी है। हमारे लिए, हम जिस तैयारी कर रहे हैं उसका सब सर्वोच्च प्रकाष्ठा है आईटी। तो आईटी जो बातें मान देती है उसको हम मान के चलते हैं। तो कोई तुमसे ये इस बात के लिए लड़े तो बस चुपचाप एक्सेप्ट कर देना कि ठीक है भाई तुम सही हो। लेकिन हम जब एग्जाम में आ जाए तो सूडो कायरल को भी किसमें जोड़ेंगे? कायरल सेंटर पे। सूडो कायरल सेंटर को भी किसमें जोड़ेंगे? कायरल सेंटर में।
चलो हो गया बेटा ये। चलो आगे भी देखते हैं। आप ये बताइए मुझे, क्या बताओगे? कुछ तो बताओगे, क्या बताओगे बताओ। हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के तरीके। हमने पढ़ा था न्यूमैन, हमने पढ़ा था सोहर्स, हमने पढ़ा था वेजडेस, हमने लिखा था फिशर, हमने लिखा था हॉवर्थ। इतनी बातें लिखा था, है ना। तो हॉवर्थ तो काफी बाद में पढ़ेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें हॉवर्थ छोटा सा, बहुत छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तो बाद में करेंगे। हमने न्यूमैन क्या क्या जरा सा बेटा रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमने बोला था कि ये पढ़ेंगे। कौन कौन सा? न्यूमैन। उसके बाद बेटा सोहर्स आया, उसके बाद था फिशर लिखा हुआ, उसके बाद था वेजडेस लिखा हुआ, और उसके बाद था हॉवर्थ। तो ये छोड़ो अभी, ठीक है। हमने न्यूमैन सीखा, न्यूमैन सीखा बेटा। न्यूमैन कौन? स्टेडिंग वाला। सोहर्स सीखा। कौन सोहर्स? पूछ उठा हुआ घोड़ा। यस। फिशर और वेजडेस के बारे में, फिशर के बारे में तनिक भी बात नहीं हुई है, और वेजडेस के बारे में कभी कभी कुछ कुछ चर्चाएं चली है। वेजडेस प्लेन से बाहर, वेज प्लेन से अंदर, डैश, है ना, कमिंग आउट ऑफ मी, मेरे तरफ आते हुए, वेज गोइंग अवे फ्रॉम मी, डैश, चलेगा। तो ये इसकी भी चर्चा चली है। जो हम कन्फर्मेशन में पढ़े थे, तो कन्फर्मेशन में सिर्फ न्यूमैन और सोहर्स आया था। इंपॉर्टेंस किसकी थी? न्यूमैन और सोहर्स की। अब जब हम ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं बेटा, ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें फिशर और वेजडेस की महत्व काफी बढ़ जाता है। किसकी? फिशर और वेजडेस का महत्व काफी बढ़ जाता है। तो हम वेजडेस तो काफी आसान है, वेजडेस तो समझ गया ना बेटा। ऐसे ये क्या है हमारा? वेजडेस है। वेजडेस जनरली sp3 सेंटर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यस। ये वाली हमारी बॉन्ड क्या है? वेज है, और ये वाली हमारी डैश है। और ये जो बॉन्ड है लकीर वाली, वो एक प्लेन में रहेगा। क्या? एक प्लेन में रहेगा, चलेगा। तो ये एक प्लेन में हो गया, वेज हो गया, डैश हो गया। निकालेंगे क्या भाई? वेजडेस को जैसे हमने न्यूमैन को सोहर्स में बदलना सीखा था, सोहर्स को न्यूमैन में बदलना सीखा था, अब हमें सीखना है वेजडेस को फिशर में बदलना, और फिशर को वेजडेस में बदलना। आपको न्यूमैन को सोहर्स में बदलना नहीं आता, चलेगा। सोहर्स को न्यूमैन में बदलना नहीं आता, चलेगा। लेकिन मैं सिखाऊंगा एक बार दोबारा भी, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जनरेट अच्छे नहीं किए जाते इससे, लेकिन बेटा ये कमाल का है। खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, इसलिए ये एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको लर्न करना पड़ेगा। खूब बढ़िया से सीखिए। चलिए तो जरा सा आप हेडिंग करिए, हाउ टू कन्वर्ट वेजडेस। क्या ये गोविंद जी लगा दिए यार? स्थिति बहुत खराब है। चलो हटाओ इसको, हंसो मत, मुझसे नहीं हुआ तो। चलो तो आप लिखो जरा सा, हाउ टू कन्वर्ट
क्या लिखा गया? तो अब हो गया, बातें नहीं करना है। हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन एंड वाइस वर्सा। कैसे हम फिशर प्रोजेक्शन को, वेज डैश को फिशर में बदलेंगे और फिशर को वेज डैश में बदलेंगे, दोनों सीखेंगे। तो आप तो इतना जानते ही है ना सर कि अगर ये सेंटर है तो इस पे एक होगा, दो बॉन्ड प्लेन में दिखाएंगे, एक प्लेन से अंदर धंसा हुआ और एक प्लेन से बाहर निकला हुआ दिखाएंगे। जो बेटा प्लेन से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वेज, जो हमारे तरफ आता है। प्लेन से बाहर का क्या मतलब हुआ? ये प्लेन से बाहर आ रहा है, वो भी तो बाहर ही जा रहा है लेकिन हमसे दूर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं धंसा हुआ प्लेन के अंदर, और ये हमारे प्लेन से बाहर मेरे तरफ आते हुए, तो ये वेज कहते हैं इसको, और इस बॉन्ड को डैश कहते हैं। ये कहां यूज किया जाता है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे। sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे क्या कर रहे रे? ये क्या करता है? योगा करता है ये क्लास में बैठ के। देख बेटा sp3 है क्या ये? अरे sp3 है क्या? अब ये sp3 है तो इसको ध्यान से देख, तो ये और ये ग्रीन और ब्लू एक प्लेन में है, और ये प्लेन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये प्लेन से अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये प्लेन को हम, ये हमेशा प्लेन में रहेगा तो प्लेन वाले को सिंपल लाइन से दिखाएंगे, दिख रहा है? और जो रेड बाहर निकला हुआ है तुम्हारे तरफ आते हुए प्रतीत हो रहा है, इसको हम बोल्ड लाइन से दिखाएंगे, और उस लाइन को क्या नाम रखा हमने? वेज। और जो अंदर धंसा हुआ है उसको डैश से दिखाएंगे। ठीक है, ये हो रहा है तो करो। ऑन है या ऑफ है? ऑन है ना? अच्छा, मैं नहीं दिख रहा, चलो अब दिख रहा मैं, चलो तो ठीक है। तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज में बेटा 4 बॉन्ड, कार्बन रहेगा जनरली तो 4 बॉन्ड बनाएगा, और अगर यह कार्बन रहा 4 बॉन्ड बना तो sp3 में 2 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर निकला हुआ होगा और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर धंसा हुआ होगा। जो प्लेन से बाहर, जो प्लेन में होता है उसको सिंपल लाइन से दिखाते हैं, जो प्लेन से बाहर निकले हुए होता है उसको वेज से दिखाते हैं, बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। बोल्ड लाइन को क्या बोलते हैं? वेज। और इसको हम जो अंदर धंसा हुआ है उसको डैश से दिखाते हैं, चलेगा? और इसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं। चलिए, जैसे अगर मान लो कि ऐसा है, दिख रहा है? बताओ ये क्या है? कार्बन है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। sp3 में सर Cl और Br एक प्लेन में है, और उस प्लेन से बाहर H निकला हुआ है, और उस प्लेन से अंदर की तरफ I धंसा हुआ है, चलेगा? समझ में आई? चलो, अब इससे हमें फिशर में बदलना है। सर फिशर का क्या फॉर्मेट है? ये तो वेज डैश का फॉर्मेट समझ गए। वेज डैश क्या होता है? फिशर का क्या मतलब होता है सर? फिशर क्या है सर? फिशर का ये है कि सर फिशर में हम एक वर्टिकल लाइन दिखाते हैं, और एक से ज्यादा हो जाएगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा कहीं पे रिप्रेजेंटेशन हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे? फिशर बोला करेंगे। क्या मैं बोला? सर एक वर्टिकल लाइन रहता है और एक या एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, लेकिन क्या एक से ज्यादा वर्टिकल हो सकता है क्या? नहीं। एक मॉलिक्यूल में एक ही वर्टिकल लाइन दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया फिशर का ढांचा। फिशर कैसे दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्टिकल लाइन कितने होंगे बेटा? ओनली वन वर्टिकल लाइन बट हॉरिजॉन्टल लाइन में बी मल्टीपल। तो ये कहीं पे चिपका लो। ये फिशर का फॉर्मेट हो गया। मतलब कि क्या कह रहा हूं मैं सर? ऐसा चलेगा क्या? ये फिशर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? यस। क्या ऐसा चलेगा? यस। क्या ऐसा चलेगा सर? यस। क्या ऐसा चलेगा? नहीं, है ना? एक दो वर्टिकल लाइन नहीं होगा फिशर में। फटाफट लिखिए आप, बोर्ड मुझे खाली चाहिए।
चलिए इसको लर्न करते हैं बेटा। मान लो कि ये कैसा है बेटा, वेज डैश में है क्या, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है यार, वेज डैश है। इसको अपन को कहां जाना है, ये क्या बतला रहा है सर, sp3 कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और H एक प्लेन में है और C2H5 उस प्लेन से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, मतलब कि जो व्यूअर है उससे दूर जाता हुआ दिख रहा है C2H5 और जो व्यूअर है ऑब्जर्वर है उसके तरफ आ रहा है Br। चलेगा क्या, चलो तो ये हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो फिशर में तो सर उस तरीके का रहेगा, चलो मैं बतलाता हूं बेटा। जितने कायरल सेंटर होते हैं ना फिशर में उतने हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं। वर्टिकल लाइन तो एक होगा ही होगा, वर्टिकल लाइन एक होगा और जितना sp3 सेंटर है उतने हॉरिजॉन्टल आते हैं। कितने है sp3 है बेटा, एक है क्या, यहाँ पे जहां पे वेज डैश दिखाया गया ना वहीं पे हम वर्टिकल लाइन देंगे, तो कितने वर्टिकल होगा, एक। चलेगा। अब कहीं किसी भी तरीके से फिशर ये वेज डैश हो तो वेज डैश में एक जो प्लेन लाइन है, एक प्लेन पे जो लाइन है उसके किसी एक को वर्टिकली एकदम अपवर्ड कर देना। क्या ये वर्टिकली अपवर्ड है, आज पहले से ही ऑलरेडी ये वर्टिकली अपवर्ड है। अब इसको देख करके देखना कि सर दूसरा प्लेनर लाइन किधर रह रहा है, दूसरा प्लेनर लाइन किधर को है, दूसरा प्लेनर लाइन किधर है। एक प्लेन को अगर एक प्लेनर लाइन को अगर वर्टिकली अपवर्ड कर दिए तो दूसरा प्लेनर लाइन किधर है, इस लाइन के लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो बेटा जो अगर ये लाइन लेफ्ट साइड में चला गया तो फिशर में लेफ्ट साइड पर वेज पे लगे हुए ग्रुप को लगा देना। फिर से एक बार, वेज डैश आएगा हमारे पास, वेज डैश को जो प्लेनर है उसको एक जो प्लेनर बॉन्ड है उसको किसी एक बॉन्ड को वर्टिकली अपवर्ड कर दिए जो कि ऑलरेडी वर्टिकली अपवर्ड है। तो जब वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो देखेंगे दूसरा प्लेनर बॉन्ड किधर है, तो सर यही हमारा सेंटर हो गया। अब इस सेंटर के अबाउट देखो कि दूसरा प्लेनर लाइन किधर गया, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो अगर दूसरा प्लेनर लाइन लेफ्ट साइड गया तो फिशर में बेटा जो वेज पे लगा हुआ है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। मतलब कि वेज डैश का प्लेनर लाइन तय करेगा कि फिशर में वेज डैश में वेज पे लगे हुए ग्रुप फिशर में कहां लगेंगे। यस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, वेज डैश का प्लेनर बॉन्ड तय करेगा कि फिशर में इसके वेज पे लगा हुआ ग्रुप किधर होगा। तो सर इसको मैंने क्या वर्किंग रूल है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड करो, आप वर्टिकली अपवर्ड करोगे, ये वर्टिकली अपवर्ड किया, चलो आ तो गए, कंफ्यूज हो गया होगा ये तुम्हारा, नीचे उतर के पता कर लोगे 8 बजे 7। फिजिक्स आया था, क्या करता है फिजिक्स में, ऑनलाइन पढ़ता है, तालिया ऊपर रहता है, ऊपर क्लास के ऊपर रहता है। बेटा इतना आलसी क्यों हो तुम, तो हमारे भी आलसी के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हो। मतलब कि मैं भी बहुत आलसी था लेकिन क्लास से ही एब्सेंट नहीं किया मैंने, है ना, क्लास से भी एब्सेंट नहीं करा, क्लास से पहले सोया रहता था, क्लास के बाद जाके सो जाता था, लेकिन क्लास कर लेता था। आलसी मैं भी था, लेकिन तुम तो यार क्लास बंद करके, चलो कम से कम एहसास तो होगा कि क्लास गए थे, अब तो छोड़ेंगे, एहसास जरूरी है यार। मैं क्या बोला, वेज डैश में देख यार आजा, वेज डैश में जो प्लेनर बॉन्ड है उसको वर्टिकली अपवर्ड करोगे, एक बॉन्ड को जब वर्टिकली अपवर्ड करोगे तो दूसरा प्लेनर बॉन्ड या तो इधर रहेगा नहीं तो इधर रहेगा। देखोगे उस लाइन के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, किधर है बेटा, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड चला गया तो इसके वेज पे लगा हुआ ग्रुप फिशर के लेफ्ट साइड में चला जाए। ये जो प्लेनर है, प्लेनर बॉन्ड कहां रहेगा, वर्टिकल पे, प्लेनर है कहां रहेगा, CH3H वर्टिकल पे चला गया, प्लेनर जो है वर्टिकल पे, और ये वेज डैश वाले जो हैं वो लेफ्ट या राइट लग सकते हैं। तो सर ये लेफ्ट रहा ना तो Br को कहां करूंगा, लेफ्ट करूंगा, और ये हमारा C2H5 राइट चला गया। यही हो गया हमारा क्या, फिशर। फिशर प्रोजेक्शन। अब एक हमारे गुरुजी थे, वो बता रहे थे, देखो फिशर बोले तो मछुआरा, पता नहीं कौन फिशर ऊपर रहे थे, ये मछुआरा वाला फिशर है बेटा, है ना। अब देखो क्या है कि उसके बंसी में मछली फंसेगा
तो मछली या तो इधर रहेगा नहीं तो इधर रहेगा। अगर मछली फंसा इधर रहा तो राइट साइड जोड़ोगे। अब यार हम परेशान कि मछली कहीं ऊपर ऐसे कूद जाए तब। है ना बंसी। अब बताओ यार ऐसे कैसे, है ना। अभी तो पहले पता नहीं कैसे कहते थे, देखो ये बंसी जैसा लग रहा है, देखो ये धागा है, ये नीचे 3 वाला बंसी आता है ना, बड़ा समुद्र में जो काम किया जाता है 3 बंसी निकला हुआ रहता है ना, ऐसे, है ना। समुद्री मछली बड़ा बड़ा मछली पकड़ने में आता है वो। तो उनको ये लगता था फिशर जैसा, पता नहीं कहां से वो पढ़ के आ गए थे। जानता है ना, तुम्हारे ही सर थे। अभी गांव गए हैं। तो बेटा ऐसे कोई भी क्वेश्चंस करा जाए आप करोगे? देखो वो अपना काम कर रहा है, तुम हंस रहे हो। वो तो तुमको देख के नहीं हंस रहा है कि देखो बच्चा सब पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा वेज डैश है, इसको अपन को फिशर में चेंज करना है। ठीक है, तो चलो फिशर में कैसे चेंज करेंगे। तो सर हमने क्या कहा कि फिशर में वर्टिकल एक लाइन होगा और हॉरिजॉन्टल कई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर एक पेयर वेज डैश है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन भी होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल दी। अगर ऐसा 2 ठो रहता तो वर्टिकल लाइन कितना डालते हैं, ऐसा सेंटर 2 जगह रहता तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। वर्टिकल लाइन एक ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कितने सेंटर यहाँ पे हैं वेज डैश वाला एक सेंटर तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो सर, अब अपन करना क्या है कि सर ऐसे इस प्लेन और इस प्लेन में नहीं डिफाइंड है, ऐसे अगर रहेगा तो हम फिशर नहीं बना सकते, हमें इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना होगा, है ना। किसी एक बॉन्ड को ले जाना होगा किधर, वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर मान लो कि इसको अपन वर्टिकली अपवर्ड ले गया बेटा यहां पर, तो ये किधर आएगा, हाँ है ना। अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो ये भी तो इधर आएगा, यस। तो ये जब वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, OH ऊपर रहेगा तो नीचे आई रहेगा, लेकिन इस वेज डैश में किधर आई रहेगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो अब इसमें लेफ्ट साइड किसको जोड़ू मैं, SH को, और ये F। इजी है यार, खेलने जैसा है, गेम है, खेलने जैसा है। तो ये हमारा वेज डैश था, फिशर बदल दिया मैं। अगर बेटा फिशर के देख करके हमें वेज डैश बदलना हो, कैसे बदलेंगे, तो ये जो वर्टिकल लाइन पे है वो हमेशा और हमेशा कहां होगा, प्लेनर बॉन्ड बनेंगे। तो ये प्लेनर बॉन्ड बना दिया मैं, यहां पे OH डाल दिया और यहां पे I डाल दिया। बेटा ये प्लेनर बॉन्ड के लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो वेज पे लगा हुआ होगा, जो लेफ्ट साइड रहेगा वो कहां लगा रहेगा, वेज पे। तो ये हमारा SH हो गया और डैश पे F लगा हुआ। क्या सेम है क्या यार, देखना, बस थोड़ी सी स्थिति बदल गई है क्या, बाकी सब कुछ सेम है। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। अब नहीं, हॉस्टल में खाना बन गया था ना, खा के आए ना, कैसे नहीं बना रहे, हम तो खा के आए। ओ भुंजा था और क्या था, एक सब्जी, चना का सब्जी। तो खाना थोड़ी है, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं। मुंह किसे दुखने लगा, हम भी खाए। हाँ यार हम भी खाए। कल प्रिंस के पापा जी से बात करा मैंने, तो प्रिंस के पापा जी से बोले, तो प्रिंस के पापा जी बोले अब दिखता लेकिन ठीक है। हम बोले हाँ ज्ञान का चमक है। बोले ना कि अब दिखता ठीक है ना, तो हम बोले कि उसमें अब ज्ञान
अंदर जा रहा है, ज्ञान की एक अलग चमक होती है। अब शिवम के पापा भी बोल रहे थे कि अब बात बहुत बढ़िया से करता है। पहले बोलता था कि पहले इसके पापा बोलते थे ना कि बतियाबे नहीं करता था, अब तो कभी कभी बतियाता है। NH2H ये बताओ, ये बना दिए थे क्या? नहीं। हाँ तो बस हमें ये बताओ कि बेटा कौन कहाँ रहेंगे। मैं किसी एक से पूछूंगा, वो खड़ा होके बताएगा। तो ऋषिकांत बताएगा, बहुत शांत है वो। आया भी नहीं है क्या? अब बताओ इस पे क्या रखूं मैं? CH3, ऐसे ही टन से बोल देना है। इस पे क्या रखूं मैं? OH। आई ने बेटा प्लेनर को रखना है वर्टिकल पे, आई। इस पे क्या रखूं अपन? NH2। और इस पे OH। क्या ये सही किया? अरे ये सही किया। आओ आओ बैठो, तालियां लगाओ। है ना? चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। मतलब कि आप ये, क्या ये सही है? अरे चुप, अब क्या ये सही है? चलिए बेटा, कैसे ये इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ रे? कल बोले थे क्या सवा बड़े? फिजिक्स वाले सर बोल दिए थे। एक तो बोला कि हमारा अलार्म नहीं बजा। तो हम बोले तुम्हारे मन का बात बोल रहे हैं, हम तुम्हारा मन का बात बोल रहे हैं। उस बेचारे का तो अलार्म नहीं बजा और तुम्हारी घड़ी स्लो हो गई। अरे चलो चलो कोई नहीं, पढ़ लेना किसी से, तुम दोनों, या तो मुझसे पढ़ लो, नहीं तो कोई पढ़ा देगा। बड़ा मजे का क्लास रहा आज, है ना? कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ कंसेप्ट है, बहुत आसान सा है। चलिए बनाइए तो जरा इसको बेटा। क्या बदलना है? फीचर में चेंज करना है ना? वो बेटा क्या करना है? फीचर में कन्वर्ट करना है, फीचर में चेंज करना है।
कैसे बनाएंगे? ये दिख रहा है बेटा आपको, ये वाली दिख रही है। अब इसको प्लेनर को तो बेटा हॉरिजॉन्टल पे रखना है, सॉरी वर्टिकल पे रखना है, वर्टिकल पे डाल दी। बी आर, अगर मैं इस बी आर को ऊपर ले जाता हूं तो यहां पे बी आर डालूंगा क्या? ठीक है। अगर मैं इस बी आर को ऊपर ले गया तो जितना एंगल से ये इधर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, उतना ही से ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या? ये कितना रोटेट करना है यार? मतलब कि हमको लग रहा है मुश्किल से 30-45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री आकर के राइट साइड ही रह जाएगा। यस, राइट साइड था, राइट साइड ही रह जाएगा। लेकिन इसको कहां लिखेंगे? सीएल को नीचे में। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये तय करेगा कि राइट में कौन सा रहेगा, इसकी पोजीशनिंग तय करेगी कि ये वेज डैश में राइट में कौन जाएगा। तो ये कहां, बी आर जब वर्टिकली अपवर्ड करा तो सीएल कहां रहा बेटा? राइट साइड में। तो ये हमें तय कर देगा कि वेज पे लगा हुआ ग्रुप राइट साइड में रहेगा। ओके, तो ये हमारा CH3 हुआ क्या, और ये हमारी H हो गई, बन गया हमारा फिशर। अच्छा, कोई बच्चा अगर Cl को इधर ला लेता है, तो Cl को इधर ला लेता है तो Cl ऊपर, तो Br नीचे। बेटा अगर Cl को तुम ऊपर लाए हो तो दूसरा प्लेनर बॉन्ड किधर रहेगा? लेफ्ट साइड में। मतलब कि लेफ्ट साइड में तुम्हें CH3 लगानी होंगी क्या, और H, है ना? तो दोनों सही है, दोनों बच्चे का सही है। इसमें अपन OCH3 को ऊपर रखते हैं। OCH3 को अगर ऊपर रखें, है ना, तो आसान काम करना है। कौन कह रहा नहीं सर हम OH को ऊपर रखो, गलती होने की संभावना ज्यादा है, और गलती होने की संभावना है। OH को ऊपर रखोगे तो 180 डिग्री पे ले जाओगे, तो ये भी हमारी 180 डिग्री पे आ जाएगी क्या? यस, तो 180 डिग्री पे OCH3 कहां चला जाएगा? लेफ्ट साइड, है ना? तो अगर कोई बच्चा OH को ऊपर रखता है तो OCH3 नीचे। अगर OH को ऊपर ले गया तो कितने एंगल से रोटेट करना पड़ा? 180। तो ये भी 180 से आ जाएगा, किधर चला जाएगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो वेज पे लगा हुआ ग्रुप, अरे मेरे भाई वेज पे लगा हुआ ग्रुप को कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड SH। अगर कोई बच्चा OCH3 को ऊपर लाता है, OCH3 को ऊपर ले जाएगा, तो OCH3 को ऊपर ले जाएगा बेटा इधर से, तो ये इधर आएगा क्या? ये एंगल तो कांस्टेंट रहेगा ना, 109.5 डिग्री। तो ये अगर इधर लाता है तो ये इधर की तरफ भागेगा क्या? मतलब कि ये दूसरा प्लेनर बॉन्ड किधर रहेगा? राइट साइड में। तो राइट साइड में NH2 लगाऊंगा और SH लग जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये हमारा OH। बरोबर है, कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? चल ये बता, इसको अपन कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे एक से ज्यादा सेंटर आपको दिख रहा हो, उसमें करना क्या होता है कि स्प्लिटिंग करना होता है। स्प्लिटिंग बोले तो तोड़ देना। मैंने यहां से बीच से तोड़ दिया, मन में ही तोड़ लेना। अब तोड़ लिया तो अब इसके लिए तो काम कर सकते हैं। तो हमेशा क्या करना कि जिसको तोड़ोगे उसको ऊपर कभी मत ले जाना, जिसको नहीं तोड़े हो उसको ऊपर ले जाना। यस बेटा बोल, Cl ऊपर चला गया क्या? Cl ऊपर चला गया, और जैसे ही Cl ऊपर जाएगा तो इसकी पोजीशन कहां जाएगी बेटा? ये 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री से ज्यादा घुमा रहे हैं, तो ये जब इधर घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा। सर इसको कितना अपन घुमा चुके हैं? 90 डिग्री से ज्यादा घुमा चुके क्या? तो ये भी हमारी 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगी। मतलब कि इसकी पोजीशनिंग कहां चली जाएगी? लेफ्ट साइड में। और जैसे ही दूसरा प्लेनर लेफ्ट साइड में गया, ये हमें बता दिया कि वेज पे लगे हुए ग्रुप को वेस्ट लेफ्ट साइड में जोड़ो, FBr। सर इस पे तो कुछ नहीं लगा हुआ है, अब यही जुड़ा हुआ है इससे। अब इसको ये दोनों को जोड़ने के लिए अब इसको ऊपर ले जाना होगा। अरे क्या ये बुद्धि कर रहा है क्या कि इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा? तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 90 डिग्री जा रहा है क्या? तो ये भी हमारी 90 डिग्री आएगी क्या? मतलब कि लेफ्ट साइड ही रहा क्या? तो दूसरा लाइन पे भी वेज हमारे लेफ्ट साइड लगेंगे, CH3 OH NH2। चलेगा? ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, बनेंगे आपसे। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट। सर वर्किंग रूल क्या है? वेज डैश का जो प्लेनर बॉन्ड है उसके किसी भी एक बॉन्ड को हम वर्टिकली अपवर्ड ले जाएंगे, और एक बॉन्ड को वर्टिकली अपवर्ड ले जाकर करके दूसरा जो प्लेनर बॉन्ड है उसकी पोजीशनिंग देखेंगे।
अगर वह राइट साइड में रहा तो फिशर में वेज पे लगे हुए ग्रुप को राइट साइड में जोड़ेंगे। अगर दूसरा प्लेनर बॉन्ड लेफ्ट साइड में रहा तो फिशर में जो वेज डैश में लेफ्ट साइड वेज में लेफ्ट लगा है उसको लेफ्ट में जोड़ेंगे। यही बात हुई ना। बात से बात नहीं बनेगी बेटा, काम करने से बात बनेगी। और काम ये करना है कि कई कई एग्जांपल्स इसको कर करके इसको सीख जाने। सॉरी, चलिए इसको क्या बदलना है बेटा, फिशर में चेंज करना। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, वेजडेस है क्या, वेजडेस है ना, इसको अपन को फिशर में चेंज करने का। करो। मैं आपको छोड़ दूंगा, बस ये 2 क्वेश्चंस आप सही कर लीजिए। लगता है एक और क्वेश्चंस करोगे क्या, एक और क्वेश्चंस करो, 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेटा जिन्हें भी नहीं आ रही है वो प्लीज आप टीचर को पकड़िए। आपके पास एक ही तरीका है, टीचर को पकड़िए, टीचर सिखा ही देगा यार। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, किसी भी टीचर को आप पकड़िए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी है, ट्रबल है थोड़ा भी, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है बेटा वो लर्निंग का है।
बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, खूब भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, है ना। डायरेक्ट नहीं, ये नहीं बोलेगा कि आपको फिशर से वेज में डैश में बदलना है ना। हाँ, फिशर दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा वेज डैश में, वेज डैश दे देगा और क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन करेंगे फिशर में। तो बदलना तो आना चाहिए बेटा, कन्वर्जन आएगा तभी आप जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे जवाब। चलो इसको करूं क्या मैं, कैसे करेंगे बेटा, जैसे ही एक से ज्यादा सेंटर आपको दिखेगा तो अपन स्प्लिट कर देगा। हाँ, स्प्लिट करके एक वाले को ले जाएंगे ऊपर, तो Cl चला जाएगा क्या ऊपर। जैसे ही ये Cl ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 90 डिग्री से ज्यादा रोटेशन हो रहा है क्या, तो ये भी हमारा 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट हो जाएगा क्या, मतलब कि ये वाली बॉन्ड किधर आ जाएगी, दूसरा प्लेनर बॉन्ड किधर आ जाएगी यार, लेफ्ट साइड में। मतलब कि फिशर में F रहेगा लेफ्ट साइड पे, Br तो ऑटोमेटिक चला जाएगा राइट साइड पे, है ना। अब ये कहां जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री पे, तो ये भी हमारी 90 डिग्री पे, ये लेफ्ट साइड आया बोले तो SH लेफ्ट साइड पे, और ये हमारा OH रहेगा और अंत में NH2 लग जाएगा। प्लेनर बॉन्ड पे तो वर्टिकल वाले दिखाएंगे, प्लेनर बॉन्ड को किस पे दिखाएंगे, वर्टिकल पे फिशर में, तो Cl और NH2 वर्टिकल पे है। क्या किसी को परेशानी है इसको करने में, शिवम हुआ रे तुमसे, हो रहा है ना, चलो ठीक है। फिर इसको कैसे करेंगे, काट दिए। अब मेरा मन है कि इसको ऊपर ले जाए, ठीक है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो Cl ऊपर, तो देखो ये लगभग 30 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो इधर ये भी 30 डिग्री आ जाएगा क्या इधर, मतलब कि लेफ्ट साइड में रह जाएगा बोले तो I को लेफ्ट साइड में और NH2, ठीक है। अब ये ऊपर ले गए तो ये नीचे रहेगा बेटा। अब इस पे आ जाओ, इस पे, ये इसी से जुड़ा रहेगा ना, तो ये ऊपर ले गए हैं तो ये इससे जुड़ा रहेगा, मतलब कि इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसको ऊपर ले जाओगे 90 डिग्री से, ये इधर घूमेगा, तो ये किधर घूमेगा बेटा, यस समझ में आ रहा है। ये ऊपर ऐसे ले जाएंगे तो ये भी इधर जाएगा, तो ये 90 डिग्री ले गए, तो ये भी 90 डिग्री कहाँ रह जाएगा, राइट साइड, बोले तो F कहाँ जाएंगे, राइट साइड OH, और ये हमारा Br रह गया। एक तरीका तो ये हो गई, गलती हो गया, चलो मैं देखता हूं, F राइट साइड आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा ना, F OH Br। कैसे, अगर मैं इसको 90 डिग्री ले जाऊंगा तो सर ये 90 डिग्री से घूमेगा, है ना, इधर राइट साइड में रहेगा, तो वेज पे लगा हुआ ग्रुप राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको पहले ऊपर रखता है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को ऊपर रखेगा तो सर इसको ऊपर ले जाएगा क्या, Br चला जाएगा ऊपर, अरे बोला कर, Br ऊपर चला जाएगा कितना डिग्री से, 90 डिग्री प्लस, तो ये इधर जाएगा तो ये भी 90 डिग्री प्लस इधर आएगा, बोले तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, और लेफ्ट साइड में कौन लगेगा अब यहाँ पे, F बेटा रे, OH कैसे F। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री से, तो ये 90 डिग्री रहेगा, राइट रहा ना, तो I को राइट जोड़ेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ये कैसे बनेगा, क्या ऐसे इसको पलट दिया जाए बन जाएगा क्या, ऐसे फ्लिप कर दिया जाए, नहीं यार, नहीं, इसको प्लेन में ही रहने देना है, इसको प्लेन में ही रहने देना है। देखना Cl ऊपर है और ये हमारा NH2 है, इसको ऐसे रोटेट करना होगा, बिना प्लेन छोड़े हुए रोटेट करना है। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक है या डिफरेंट है, सर एक ही कंपाउंड का तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, बोले तो कंपाउंड एक है, तो फिशर प्रोजेक्शन को बदल सकता है फिशर कब, इसको बिना प्लेन छुड़वाए हुए आप प्लेन में ही रोटेट करो 180 डिग्री से, तो कंपाउंड नहीं बदलता है, बस देखने का तरीका बदल जाता है।
आगे हम पढ़ाएंगे। अब बस आप अभी तो ये जानिए कि सर यहीं से हमने कोई बच्चा इसको फर्स्ट मान के किया तो ये बना, कोई बच्चा इस पोजीशन को फर्स्ट मान के किया तो ये बना। ठीक है, कितने लोग का सही आ रहा है? कोई एक? अच्छा बना रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो सर वो तीन सेंटर वाला देख लेते हैं। तीन सेंटर वाला देखते हैं। चलो मैं पहला सेंटर इसको मान लेता हूं तो ये दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला सेंटर अपन इसको मान के चलते हैं। तो आप ये बताओ कि वर्टिकल लाइन तो ये सिंगल रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 है ऐसे आएगा क्या? अरे बोलना OH। और जब ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा क्या? राइट साइड रहा क्या? तो Cl को राइट आई चलेगा। अब इसको तो अब मजबूरी है बेटा, इसको तोड़े हो तो अब इसी को ऊपर ले जाओगे ना कि इसको, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री से, तो ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा क्या? मतलब कि Br जोड़ो लेफ्ट साइड, हाँ या ना बोल? NH2। सर अब इसको अपन ऊपर रखेगा तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, बोले तो T जोड़ो लेफ्ट साइड DCH3। क्या सही है? गलत तो कर दिया मैंने? एक मिनट रुक जा मेरे भाई। ये रहा तो ये किधर आएगा? राइट साइड ही रहेगा, बोले तो T राइट साइड। सही है, बराबर है। देन इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। आप घर पे जाके क्या करना है? प्रैक्टिस में लानी है चीज़ों को, प्रैक्टिस खूब करने हैं चीज़ों का। चलो थैंक यू बेटा।